और बीजेपी के इंटरनल जो है अपनी इनमें फूट पड़ने वाली है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ये सरकार 24/12/24 से पहले हर हालत में गिर जाएगी। अरे भैया, मोदी जी अगर आज में जरा सी भी वो होते, नैतिक बल होता, तो जब आपको बहुमत नहीं मिला तो प्रधानमंत्री पद की आपको शपथ नहीं लेनी चाहिए थी। मुस्लिम के हमारे देश के नागरिक नहीं है। अगर आप कांवड़ यात्रा पे पूरे 200 किलोमीटर के रूट पे लगातार उनके लिए प्रबंध कर सकते हो, उनको खाने पीने का, उनके ठहरने का, चाय पानी का, हर चीज़ का प्रबंध कर सकते हो, तो मुस्लिमों से क्या आपत्ति है? वो भी तो इसी देश के नागरिक है। दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। नई नवेली बनी एनडीए की सरकार की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही है और अब मुश्किलें उसके लिए उसी के खेमे से आ रही है। जहां आरएसएस ने बड़ा सवाल सरकार को लेकर के उठाया और बड़ी नसीहत भी दे दी। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आरएसएस के बयान से लगातार मोदी सरकार में एक उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि जो बयान आरएसएस मुखिया मोहन भागवत कह रहे हैं उसके क्या मायने हैं, और अब जब एनडीए की सरकार बन गई है उसके बाद ही ये बयान क्यों आया, इस पे ज्यादा बातचीत शर्मा जी क्या लग रहा है? क्या कोई आंतरिक मतभेद इस समय आरएसएस और भाजपा के बीच में चल रहा है? बिल्कुल है, पहले से भी चल रहा था, अब तो खुल के सामने आ गया। इलेक्शन से पहले ही आपने देखा था बीजेपी एंड कंपनी की, मोदी जी एंड कंपनी की स्टेटमेंट थे, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। इनको इतना घमंड हो चुका था, इन्हें लग रहा था आरएसएस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, आरएसएस हमारे लिए किसी काम की नहीं है और बिना आरएसएस की सहायता के हम बहुमत पा जाएंगे, 400 पार कर जाएंगे। 400 नहीं तो 300, 350, 325 की इनको सबको उम्मीद थी। लेकिन ये बात भूल गए कि जो जड़ होती है वो जड़ ही होती है, अपर ही होता है। जड़ मजबूत होती है तभी अपर मजबूत रहता है। अगर आप जड़ मजबूत नहीं है तो अपर गई, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये इस बात से घमंड जब इनका सर पे चढ़ के बोलने लगा तो इनको अब याद आई। अब जैसे कि इन्होंने हालत देख ली, 240 सीटों पे सिमट के रह गए और उसमें भी 15-20 सीटें ऐसी हैं कि जो इनको बड़े भाग्य से मिल गई हैं, किसी तरह से, कहीं 3000 वोट से, कहीं 5000 वोट से, कहीं 2000 वोट से। नहीं तो ओवरऑल जैसे पहले आरएसएस का इंटरनल सर्वे था कि 180 से 200 सीट मिलेंगी इन्हें, तो ये वहीं पे टिक जाते। तो इस वजह से ये लोग चिड़े हुए थे कि नहीं आरएसएस हमें अंडर एस्टिमेट करके क्यों चल रही है। हम तो हमें हमारे तो मोदी जी हैं, मोदी जी तो महामानव हैं, उनके नाम पे वोट मिल जाएंगे। अब उनके नाम पे वोटों का आपने देख लिया कि गणित कहाँ आके टिका, तो इसलिए आरएसएस से चिड़े हुए हैं। और आरएसएस का अब जो मुखपत्र है इनका, जो सबसे बड़े फेस हैं मोहन भागवत जी, अब उनके बयान खुल के सामने आने शुरू हो गए हैं। लेकिन बड़ा अंतरकलह में ये फंसेंगे अपने आपस में। बड़ा बयान दे रहे हैं, खासतौर से मणिपुर के लिए, जो मणिपुर हमने पीएम मोदी के जबान से नहीं सुना पिछले 1 साल से। मणिपुर को कह रहे हैं पिछले 1 साल से चल रहा है शांति की राह मणिपुर जी। सिर्फ मणिपुर नहीं, मणिपुर के अलावा उन्होंने और भी बातें बोली। उन्होंने साफ साफ राहुल गांधी जी के बारे में भी इस बात को बोला है कि राहुल गांधी जी को आप हल्के में मत लो, उनको हल्के में लेना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जिस हिसाब से पिछले 10 साल से उनकी इमेज बना रखी थी पप्पू पप्पू, अब दिखा दिया उन्होंने पप्पू नहीं, नाक में नकेल डाल दी, लगाम अपने हाथ में ले ली। तो वही चीज़ है, अभी आरएसएस से चिड़ेंगे, आरएसएस के इंटरनल सर्वे से चिड़ेंगे और बीजेपी के इंटरनल जो है अपनी इनमें फूट पड़ने वाली है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ये सरकार 24/12/24 से पहले हर हालत में गिर जाएगी। 24/12/24 की भविष्यवाणी है की। लेकिन मणिपुर के देखिए बड़ा मुद्दा लेकर आ रहे हैं कि मणिपुर 1 साल से चल रहा है, पीएम मोदी उस पर कोई रुख नहीं लेते, अभी भी नहीं जा रहे हैं। क्या लग रहा है अब नसीहत को अपनाएंगे पीएम मोदी? नहीं, घमंडी आदमी जब घमंडी हो जाता है ना तो उसको किसी भी नसीहत बुरी लगती है। घमंडी आदमी ये सोचता है मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, जो मैंने करा है वही सही करा है, दूसरा ये तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ये तो मुझे गलत कह रहा है। कोई भी किसी को पुराने आप जितने भी इतिहासकार हैं हमारे इतिहास में आप उठा के देखो, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो मुसोलिनी हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो कर्नल गद्दाफी हो, सद्दाम हुसैन हो, जितने भी ये बड़े बड़े तानाशाह थे, सब किसी दूसरे की बात नहीं। अभी ताज़ा उदाहरण आप देखो, उत्तर कोरिया में वो जो है अपना किम जोंग, उत्तर का ही है ना, साउथ का है, हाँ साउथ कोरिया का किम जोंग, वो किसी की नहीं सुनता। तो इन लोगों की हालत ऐसी हो जाती है कि अपने से ऊपर ये किसी को मानते ही नहीं है और इसी चीज़ का ये लोग नुकसान उठाते हैं। लेकिन अब बदले मोदी जी नजर नहीं आ रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को चूमते हैं, एनडीए कर रहे हैं, लगता नहीं बदल चुके हैं? थोड़ा करना ही पड़ेगा, सत्ता की लोलुपता उन्होंने ये सब चीज़ें करवा रही है। अरे भैया, मोदी जी अगर आज में जरा सी भी वो होते, नैतिक बल होता, तो जब आपको बहुमत नहीं मिला तो प्रधानमंत्री पद की आपको शपथ नहीं लेनी चाहिए थी, किसी और को आगे कर देते। लेकिन वो ये आगे नहीं करेंगे। लास्ट एंड फाइनल उनका घमंड जो है वो सिर चढ़ के बोले, और घमंड जो है ना वो हमेशा कैसी है ना, बड़ी पुरानी कहावत है, घमंडी का सर नीचा होके ही रहता है और वो चांद पिटवा के ही जाएंगे, बेइज्जत होके ही कुर्सी से उतरेंगे वो। आपने घमंड और अहंकार की बात की, अहंकार की बात मोहन भागवत भी कर रहे हैं कि काम किया अच्छी बात है, पर मैंने काम किया ये भावना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वही बात है, सरकार है, सामूहिक प्रयास होते हैं सबके, सब कहने लगे मैं ही हूँ, मेरे अलावा किसी ने नहीं बनाया। भाई अब हम नाम लेते हैं, चलो शाहजहां ने लाल किला बनवाया, शाहजहां ने पैसा ही तो दिया, बनाया तो उसके कारीगरों ने, मजदूरों ने, मेहनत तो सबने मिलके करी, आर्किटेक्ट ने, सबने मिलके कहा ये सड़क बनी है। 10-20 लोगों के सामूहिक प्रयास का नतीजा होती है ना। एक आदमी कहने लगे सब कुछ मैंने करा, तो ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे कभी नहीं चलता। और राजनीति तो हमेशा मैं के बदले हम होनी चाहिए।
हम आप इस्तेमाल करोगे तो हमेशा सक्सेस होगे, हम इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप हमेशा डूबोगे ही डूबोगे। झूठ को लेकर भी नसीहत दिया है कि राजनीति में झूठ पे कुछ नहीं झूठ होना चाहिए। जाहिर बात है, पिछले 10 सालों से मोदी जी करके आ रहे हैं, झूठ के अलावा उनका कोई सच्ची शब्द एक भी नहीं निकला उनके मुंह से। एक भी ऐसी बात होगी जो उनकी आज तक सच साबित हुई हो। हर चीज़, चाहे वो नौकरी को हो, पकौड़ा का हो, रोजगार का हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं का हो, चाहे वो विदेशों से संबंधों का हो, चाहे वो चीन को लाल आंखें दिखाने का हो, सारी चीज़ें झूठ निकली है। चीन को लाल आंखें दिखाएंगे, क्या लाल आंखें दिखाएं? चीन ने अरुणाचल में हमारे प्रदेशों के नाम बदल दिए। नेपाल जैसे छोटे से देश की हिम्मत इतनी हो गई कि उसने अपने 100 रुपये के नोट पे हमारे हिमालय के दारू चूल्हा और धांग चूल्हा दर्रा जो था उनको प्रिंट करके अपने नोट पे छाप दिया, और ये विरोध नहीं कर पाए। इतना सा देश नेपाल क्या है? आधे से ज़्यादा नेपाल तो हमारे यहाँ गोरखागिरी करता है, जागते रहो शाबजी करता हुआ घूमता है आधे से ज़्यादा नेपाल। तो वो नेपाल की इतनी हैसियत होगी कि वो अपने नोट पे हमारे हिस्सों को छाप के और अपने नोट पे चला रहा है और पीछे नहीं हट रहा है। मालदीव जैसा छोटा सा देश, चांदनी चौक इतनी भी आबादी नहीं मालदीव की, और वो इतना फैल के कह रहा है अपने 83 सैनिक यहाँ से ले जाओ, चलो तुम कौन हो? ये मोदी जी की विदेश नीति है, और दुनिया कहती है मोदी जी का डंका बज रहा है। ऐसा डंका बज रहा है, डंका फटा पड़ा है भाई, बज नहीं रहा, कानों में तुम्हारे डंका बज रहा है, हकीकत में डंका नहीं बज रहा। सरकार बनी है, 3 आतंकवादी हमले हो गए, लेकिन अभी तक कुछ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब इन चीज़ों को, आतंकवादी हमलों को या किसी चीज़ को, सरकार की नाकामियों को उजागर कौन करता है? मीडिया। मेन मीडिया अभी भी चाटुकारिता में लगा हुआ है, और मेन मीडिया का आप देखिए स्तर कितना गिर चुका है। कल परसों की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जो उनकी डिबेट चल रही थी, रागिनी नायक जी को बकायदा रजत शर्मा ने गाली दी है, और अब सारी बीजेपी उनके बचाव में आ गई। भाई बीजेपी क्यों बचाव में आएगी? पत्रकार का मामला है, रागिनी जी का मामला है, आप कौन होते हो पत्रकार को बचाव करने वाले? सीधी सी बात है। इसका मतलब आप चाहते हो ना कि ये चाटुकार पत्रकार हमारे ही बने रहे, इसलिए वो सारी बीजेपी के ट्रोलर आर्मी और सब उनके बचाव में आ गए। साफ पता चलता है कि घाल में करते हो आप, मीडिया का अपने हीरो बने हुए बैठे हो। 3 दिन तक वो एक रूबी का लिया करता है, उसके चेहरे पे हंसी नहीं आई थी। अंजना ओम कश्यप की हवाइयाँ बड़ी उड़ी पड़ी थी, जब से सरकार बन नहीं रही थी, उन्हें पता था कहीं नीतीश इधर ना चले जाए, नायडू उधर ना चले जाए, फिर कहते हैं कि हमें गोदी मीडिया क्यों कहते हो? आप बातें ऐसी करोगे तो गोदी मीडिया का आ जाएगा। तो ये सारा जो डंका बज रहा है, जो हवा भर रखी है गुब्बारे में, वो सारी मीडिया की भरी हुई है, और अब मीडिया भी धीरे धीरे सुधरेगा, आएंगे सब लाइन पे। बिल्कुल। एक और उन्होंने देखिए संजीदा बयान दिया है कि ऐसे कैसे देश चलेगा यदि आप विपक्ष को सम्मान नहीं देंगे, विपक्ष को विरोधी कह करके। तो ये बयान तमाम जो है क्या दर्शाता है? क्या एक बड़ी सीख जो है वहाँ से दी जा रही है पीएम मोदी को? बिल्कुल दी जा रही है सीख, लेकिन वो मानेंगे नहीं, मुझे पूरा यकीन है। जितना मैंने पिछले 10 सालों में मोदी जी को देखा जाना समझा है, ये पक्का यकीन है वो नहीं मानेंगे। उनके ऊपर अहंकार सर पे चढ़ चुका है, वो किसी की सलाह मान के ही नहीं रहे। मोहन भागवत ने भी थोड़ी देर कर दी, 10 साल में नहीं बोले, आप जाकर बिल्कुल भी, लेकिन कम से कम हमें इस बात का शुक्र है कि देर आए दुरुस्त आए। मोहन भागवत जी आए, देर से आए, लेकिन दुरुस्त आए। बोला तो सही उन्होंने कम से कम, और ये बोलना बहुत पहले जरूरी था। अगर ये लेकिन पहले बोल देते तो शायद इनमें कुछ बदलाव आ जाता। हम तो इस चीज़ को भी अच्छा मान के चल रहे हैं, उन्होंने बोला तो देर से बोला, इलेक्शन के बाद बोला। इलेक्शन से पहले बोल देते, हो सकता है मोदी जी को अकल आ जाती, कुछ सुधर जाते, तो ये बहुमत में आ जाते, जो कि हम चाहते नहीं थे। चुनाव में बड़े बयान पीएम मोदी ने एक के बाद एक बयान दिए, फिजूल बयान जिनको कहा गया, बेमतलब के बयान किया गया, उसको लेकर भी बोल रहे कि चुनाव एक युद्ध की तरह लड़ा गया, जबकि हर 5 साल में चुनाव होता है, जनता अपना जनादेश देती है। बिल्कुल जी, युद्ध की तरह लड़ो आप, लेकिन युद्ध में कम से कम एक नैतिकता तो होती है। महाभारत का भी युद्ध लड़ा गया था, दिन में लड़ाई होती थी, रात को सब अपने अपने खेमों में, एक दूसरे के खेमों में जाने को स्वतंत्र होते थे। सीधी सी बात थी। अगर हम अपने प्राचीन काल में महाभारत का इतिहास ही उठा के देखें तो 18 दिन युद्ध चला। नमस्कार साहब। दिन भर में युद्ध होता था, और शाम को एक दूसरे के खेमे में जाने की सबको इजाजत थी। दुर्योधन अर्जुन से मिल सकता था, अर्जुन दुर्योधन से मिल सकता था, भीष्म पितामह उनके खेमे में जा सकते थे, वो इधर आ सकते थे, कोई समस्या नहीं। लेकिन इस बार का क्या लड़ा है उन्होंने? मुजरा, मटन, मछली, जाके गुलामी कर लो, मुस्लिम मैनिफेस्टो, मुस्लिमों को 4% आरक्षण दे दिया जाएगा, तुम्हारा आरक्षण चीन के मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। अब क्यों नहीं जबान खुल रही? जब आंध्र में उन्होंने 4%, हाँ नायडू साहब ने 4% आरक्षण मुस्लिमों के लिए दे दिया। हज जाने वालों को 1-1 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। अब क्या हुआ? अब भी तो आ गए आप बैकफुट पे। तो अब आप करो तो सही, हम करें तो गलत। भाई मैं तो साफ कहता हूँ, मुस्लिम के हमारे देश के नागरिक नहीं है। अगर आप कांवड़ यात्रा पे पूरे 200 किलोमीटर के रूट पे लगातार उनके लिए प्रबंध कर सकते हो, उनको खाने पीने का, उनके ठहरने का, चाय पानी का, हर चीज़ का प्रबंध कर सकते हो, तो मुस्लिमों से क्या आपत्ति है? वो भी तो इसी देश के नागरिक है, वो भी इस देश की जीडीपी में योगदान देते हैं, वो भी आपको देने। अगर आप हज के जाने वाले कितने होते हैं? गिनती के होते हैं, कुछ हज़ार होते हैं। अगर आपने उनको सब्सिडी दे दी तो क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। देखिए मोहन भागवत ने भी ये बोला कि सभी समाज की, जाति, सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है सिर्फ करनी और कथनी में फ़र्क नज़र आ रहा है? मोहन भागवत भी ऐसे ही बयान दे रहे हैं, जबकि आरएसएस से ही बताया जाता है कि देखिए भाजपा का जन्म हुआ, तमाम जो एक ही मानसिकता बताई जाती है। आरएसएस से ही बीजेपी निकली हुई है। अभी आरएसएस इनकी पेरेंटल पार्टी है। अब आरएसएस का ग्राफ भी इतना गिर चुका है देश में कि अगले साल इनकी जो 2025 में जयंती होने वाली है, 100 साल इनको पूरे हो जाएंगे आरएसएस को, लेकिन इन्होंने अपना कोई भी फंक्शन करने से मना कर दिया। उन्हें पता है हमारी जड़ें भी कमज़ोर हो रही हैं, सीधी सी बात है। और बीजेपी उसी से विचारधारा पे चल रही थी, लेकिन उस विचारधारा से भटक के बीजेपी अब मोदी जी की विचारधारा पे
पे आ गई है। मोदी मोदी करने वाले लोग यहाँ आपको सैकड़ों मिल जाएंगे। उन्हें भ्रष्टाचार से, महंगाई से, महिलाओं की अस्मिता से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वोट क्यों दोगे? हम तो मोदी जी को देंगे। उन्हें कैंडिडेट कौन खड़ा है उन्हें कोई मतलब नहीं, कैंडिडेट कोई भी, हम तो मोदी जी को देंगे। ऐसा तो नहीं लगता कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि आरएसएस के बिना अब भाजपा पूरी तरीके से सक्षम हो चुकी है। 3 बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन गई है, तो कहीं इसीलिए आरएसएस इस तरीके की बयानबाजी तो नहीं कर रही? नहीं, खिसियानी बिल्ली नहीं है। हकीकत में आज की डेट में भी आरएसएस का कैडर जो है उनके लिए बेस का काम करता है। आज अपना आरएसएस का कैडर इनके नीचे से हाथ खींच ले तो ये बीजेपी 240 और दोबारा अगर चुनाव हो जाए तो अगर 100 सीटें पार कर जाएं तो बहुत बड़ी बात है। 100 सीटें गिनती की, 100 भी नहीं पार हो जाएंगे, 70-80 पे शायद ही सिमट जाएं बस ये गिनती की, अगर आरएसएस इनसे हाथ खींच ले तो। आरएसएस का संगठन है, मैं उसकी तारीफ इस मामले में करता हूँ, संगठन है, काफ़ी बड़ा संगठन है और अपनी शाखाएं लगाते हैं, वो लोगों के ब्रेन वॉश करते हैं, लोगों के दिमाग में भरते हैं। उनका पहला ये होता है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि को नमस्ते करते हैं और उसके बाद चाहे हिंदुत्व, चाहे हिंदुत्व, चाहे हिंदुत्व, हिंदुत्व का नारा देते हैं वो। तो इसी हिंदुत्व का नारा लेके बीजेपी आगे चली थी, लेकिन अब बीजेपी अपने रास्ते से भटक गई है। कोई भी पार्टी हो, आप ठीक है आरएसएस है, वो अपना हिसाब किताब चलाती रहे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी किस्म की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। नेशनल लेवल पे जो राजनीति होनी चाहिए वो सिर्फ देश हित में राजनीति होनी चाहिए, कास्ट हित में नहीं होनी चाहिए, जनहित में होनी चाहिए, धर्म हित में नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको क्या लगता है, अगर आरएसएस ने अपने पूरी तरीके से हाथ खींच लिया भाजपा के ऊपर से, तो भाजपा का क्या भविष्य आपको नजर आ रहा है? जीरो, शून्य। 140 बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर आरएसएस पूरी, मोदी जी का कोई अस्तित्व नहीं है। मोदी जी का अस्तित्व आप खुद ही देख लीजिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हाल हुआ है उनका। इस बार आरएसएस उनके साथ नहीं था, तब जाके वो मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत पाए हैं, सिर्फ 1.5 लाख वोटों से, जो कि जितना बड़ा उनका हाई फाई चुनाव था। राहुल गांधी जो कह रहे थे कि यदि प्रियंका गांधी लड़ लेती तो 3-4 लाख से हार जाते। हाँ बिल्कुल हार जाते, जाहिर बात थी, जाहिर बात हार जाते। और अभी भी शासन प्रशासन ने उनका बहुत सहयोग करा है। करीब 16-17 निर्दलीयों के तो नामांकन कैंसिल कराए। एक निर्दलीय में सबसे बड़ा नाम श्याम रंगीला का मैं बार बार लेता हूँ, वो लड़का अकेला अगर खड़ा हो जाता 60-70 हज़ार वोट तो वही अकेला ले जाता। मोदी जी की हार को अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ जाती मोदी जी को। इस बार क्या वोट मिला मोदी जी को? इतना सारा सरकारी अमला, सारे मंत्री संतरी, आरएसएस, बीजेपी और उसके बाद सारा का सारा मीडिया, सारे के सारे चाटुकार, डीएम, वहाँ के प्रशासन, सारा का सारा मोदी जी को जिताने में लगाओ, तब जाके आप मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते हो, तो क्या जीते साहब? इसको कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, बड़ा सवाल था जब आरएसएस के बयानबाजी सामने आ रही है, तो इस बयानबाजी के क्या मायने, उसी पर चर्चा कर रहे थे। और क्या भारतीय जनता पार्टी के सर से आरएसएस का हाथ उठने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।